हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको कराऊंगा उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस को, उसकी थ्योरी को और एक क्विक रिवीजन किया था हमने। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल पर बनी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आप इससे रिलेटेड सारी थ्योरी को कवर करके यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप रिविजन के लिए आए हैं तो आप वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण से। इसमें भी हम यही करेंगे, इसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और उसका मुख्य फोकस दर्पण के दाईं ओर होता है। देखिए यहाँ पर समानांतर किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, वह दर्पण से परावर्तित होकर अपसारित होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है अगर उनको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे कि ये फोकस से आ रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब कि अपसारित दर्पण भी कहते हैं इसको। तो इसमें हमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसका जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है और वक्रता केंद्र भी उसी प्रकार से दाईं ओर होता है। तो इसमें जो हमें फोकस दूरी लेनी है, एफ लेना है, वो पॉजिटिव लेना है, ये हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नोट में देखते हैं क्या क्या लिखा है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है, ये दर्पण के दाईं ओर, या इसको दर्पण का पीछे का हिस्सा बोल सकते हैं, और ये दर्पण के बाईं ओर या फिर इसको दर्पण के सामने बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है और परावर्तित किरणें दर्पण सतह से अपसारित होती हैं। देखिए ये जो किरणें हैं ये अपसारित हो रही हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर इनको आप आगे तक एक्सटेंड करोगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग अपसारित मिरर भी कहते हैं। बाईं ओर से देख रहे व्यक्ति को, यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है। तो इसका एक आभासी फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पर किरणें एक्चुअल में मीट नहीं की है, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें फोकस से आ रही हैं, तो इसलिए इसका आभासी फोकस होता है और दर्पण के दाईं ओर होता है और पॉजिटिव में लिया जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि परावर्तित किरणें उत्तल दर्पण के फोकस से होकर नहीं गुजरती हैं, इसलिए यह फोकस आभासी होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है। और ये जो पी एफ होता है ये फोकस दूरी होती है, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के दाईं ओर वाली दूरियां पॉजिटिव में ली जाती हैं, इसलिए फोकस दूरी उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव होगी। आगे देखते हैं। अब उत्तल दर्पण से रिलेटेड हमने 4 नियम देखे थे। पहला नियम कहता है कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वह परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस से आ रही है। दूसरा नियम ये कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ से किरण आई, परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी, तो ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस हो गई। ये दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये फर्स्ट वाले का अपोजिट एकदम, कि प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आ रही थी लेकिन ये दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर समानांतर हो गई मुख्य अक्ष के। ये इसका तीसरा नियम कहता है। और फोर्थ नियम ये कहता है कि प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई जो उत्तल दर्पण पे पोल पर आपतित होती है, तो वह उसी प्रकार से एंगल आर बनाते हुए परावर्तित हो गई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा क्योंकि ये पोल पर आपतित हो रही है। ये नियम 4 कहता है। नोट में देखते क्या लिखा है। सभी स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे होता है, यह आपको याद रखना है। वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। देखिए किरणें दर्पण के दाईं ओर तो कभी जा नहीं सकती, लेकिन हमें इमेज तो बनती हुई दिखती है, तो वो हमेशा जो बनेगी वो आभासी इमेज बनेगी, और आभासी इमेज सीधी बनती है। और ये वस्तु से छोटी, ये हम डायग्राम से देखेंगे कि ये वस्तु से छोटी क्यों बनती है। अभी देखते हैं आगे इसको। अब देखते हैं 2 केस बनते हैं। अवतल दर्पण में हमने 6 केसेस देखे थे, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 केस बनते हैं प्रतिबिंब बनने वाले। पहला केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को पोल से अनंत तक कहीं भी रखा है, तो ये पहला केस है। और दूसरा केस है जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। ये 2 केस हैं, देखते हैं बारी बारी। पहला केस देखते हैं।
जब वस्तु को हमने पोल से मतलब ध्रुव से अनंत के बीच में रखा है। इस केस में देखिए, ये प्रकाश की पहली किरण आई जो समानांतर है मुख्य अक्ष के, परावर्तित होने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए, दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो अगर इन दोनों किरणों को आप एक्सटेंड करेंगे, ये भी इस प्रकार से जाएगी। अगर इन दोनों किरणों को आप एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये यहाँ पर वर्चुअली मीट होती हुई आपको दिखेंगी, मतलब ये आभासी इमेज बनाएंगी। तो ये जो A डैश B डैश है ये आभासी प्रतिबिंब है वस्तु AB का। देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या प्रतिबिंब की। पहली, ये ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, और दर्पण के तो पीछे सारी इमेज बनेंगी। इसमें जो भी उत्तल दर्पण की इमेज होंगी दर्पण के पीछे बनेंगी, और ये ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। ये आपका ध्रुव है और ये आपका फोकस है, इसके बीच में बनेगा ये। दूसरा, आभासी और सीधा होगा, ये हमने आपको बताया लास्ट वाली स्लाइड में। और ये हासित होगा। इसमें आप देख सकते हैं AB की जो हाइट है वो ज़्यादा है, A डैश B डैश की हाइट कम है, इसलिए इसको हासित बोलेंगे, वस्तु से छोटा होगा ये। दूसरा केस देखते हैं कि वस्तु इस केस में अनंत पर रखी हुई है हमने, और ये जो दो किरणें आ रही हैं ये आपस में समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। तो यह इस दर्पण से, उत्तल दर्पण से टकराकर डाइवर्ज होंगी, ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। लेकिन हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरणें यहाँ पर मीट कर जाएंगी। तो अगर इस साइड से कोई देख रहा होगा तो उसको ऐसा दिखेगा कि ये किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, इस प्रकार से। तो ये जो A डैश B डैश है ये आभासी इमेज है, ऑब्जेक्ट जो हमने अनंत पर रखा है, जो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं प्रतिबिंब की कि ये फोकस पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे तो सभी इमेजेस बनेंगी, यह फोकस पर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वस्तु अनंत पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनता है। आभासी और सीधा होता है, ये हमने देखा अभी, और अत्यधिक हासित होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हमें क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट, ये आपका उत्तल दर्पण है, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। पहले केस में देखा था हमने कि ध्रुव से अनंत के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा है तो इमेज बनती है हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में। और दूसरे केस में हमने देखा कि हमने वस्तु को अनंत पर रखा है तो हमारी इमेज बनती है फोकस पर। अब देखते हैं, सपोज वस्तु यहाँ पर रखी है अनंत पर, यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। ये हमने देखा। ये मान लेते हैं A पोजीशन है, ये वस्तु के लिए मैं बना रहा हूँ, ये मैं प्रतिबिंब के लिए बना रहा हूँ। तो A केस में बनती है हमारी, अगर वस्तु हमारी इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज बनती है फोकस पर और बहुत ज़्यादा हासित होती है। अब मैं इसको वस्तु को पोल की तरफ लेकर आ रहा हूँ। सपोज B केस में मैंने वस्तु को यहाँ पर रखा है, तो इसमें हमारी इमेज बनेगी इस प्रकार से। ये B केस हुआ, इसमें फोकस के बाईं ओर बनेगी और इस पहले वाले A वाले पार्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अगर मैं वस्तु को और पोल की तरफ लाता हूँ, ये C पार्ट है, तो प्रतिबिंब का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा और वह फोकस से और ज़्यादा दूर चली जाएगी। ये C केस है। तो इसमें हमें दो बातें क्या नोट करनी है। फर्स्ट, वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर लाने पर प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की ओर जाता है। दूसरा केस क्या याद रखना है, वस्तु को
अनंत से ध्रुव की ओर लाने पर प्रतिबिंब की हाइट बढ़ती जाती है। ये दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एक तरह से स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु को हम अनंत से ध्रुव की तरफ ला रहे हैं उत्तल दर्पण में, तो जो उसका प्रतिबिंब है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब फोकस से दूर जाएगा, पोल की तरफ जाएगा, और दूसरा प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन वह रहेगा हमेशा दर्पण के पीछे ही रहेगा, आभासी और सीधा ही। ये बातें आपको याद रखनी है। कुछ नोट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये हम क्वेश्चंस करने के लिए यूज करेंगे। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, ये हम जानते हैं। यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, हमने देखा, क्योंकि उत्तल दर्पण का आभासी फोकस दर्पण के दाईं ओर होता है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। प्रतिबिंब दूरी, जिसको V से डिनोट करते हैं, यह उत्तल दर्पण के केस में सदैव धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आपका दर्पण के दाईं ओर बनता है और हमेशा आभासी और सीधा होता है। फिफ्थ में क्या है? वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होती है, हमेशा हम H1 को पॉजिटिव लेते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि वह मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है और आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा मतलब सीधा, सीधा आपको देखना है, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसलिए H2 हमेशा पॉजिटिव होगा। दर्पण सूत्र हम जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। आवर्तन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, m = h2/h1, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई = माइनस में v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात है वस्तु की दूरी से। अब देख लेते हैं, इसमें कुछ नोट हैं जिसमें से हमारे काम के हैं कि m इसमें पॉजिटिव होता है हमेशा, क्योंकि आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है, तो हमारा आवर्धन इस केस में पॉजिटिव होता है। और ये एक्चुअली में आवर्धन होता भी नहीं है, क्योंकि इमेज हमारी हासिल बनती है, हमारा जो m होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ये दो केसेस हैं जो उत्तल दर्पण के केस में आपको काम आएंगे, क्योंकि जो आवर्धन है वो हमेशा 1 से कम होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा हमेशा वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब हमेशा हासिल होगा, और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, क्योंकि वह दर्पण के दाईं ओर बनेगा, और दाईं ओर वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। और इसमें दो ही केस है, दोनों केसेस में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। तो ये दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। H1 हमें दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वस्तु की हाइट हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, R यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो F हो जाएगा R/2, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब R और F ये दोनों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के केस में ये दाईं ओर होते हैं दर्पण के, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U यहाँ पर दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, U हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। हमारे पास फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v हमें निकालना है, प्लस -1/10 = 1/15। 1/v = 1/15, ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/10। v यहां से निकल जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, तो v आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमें बताना है आकार। आकार के लिए हमें निकालना पड़ेगा H2। हमारे पास एक फॉर्मूला है, m = h2/h1 = -v/u। इन दोनों को हम लेंगे यहाँ पर। H2 हमें निकालना है, H1 हमें दिया हुआ है 5, माइनस v हमने निकाल लिया 6,
और यू हमें दिया हुआ है -10, माइनस से माइनस कट गया, H2 आ गया यहाँ से 6 × 5 डिवाइड बाई 10, 3 सेंटीमीटर हमारा H2 आ गया। तो H2 हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा पूछा प्रकृति। उत्तल दर्पण के केस में हमेशा जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी और सीधी होगी। तो ये आपका आभासी और सीधा, और ये जो प्रतिबिंब बना ये हासित भी होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2 है 3 सेंटीमीटर, H1 था हमारा 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह छोटी है वस्तु की ऊंचाई से, तो यह हासित भी होगा। वैसे भी हम जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, गिवन क्या क्या देख लेते हैं। F = 10 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है तो ये पॉजिटिव हो गया, +10 के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U हो गया हमारा -5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन और प्रकृति बताइए। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/5 = 1/10, 1/v = 1/10 + 1/5। v हमारा आ गया यहाँ से 10/3। ये हो गई स्थिति। अब हमें आवर्धन बताना है। m = -v/u लगा देंगे हम, -10/3 डिवाइड बाय -5/1, -10/3 × -1/5, माइनस से माइनस कट गया 5/2। m आ गया हमारा 2/3। ये हमारी m की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं m ये जो है वैल्यू ये <1 है, तो ये हासित होता है, हम जानते भी हैं वैसे भी, और यहाँ पर निकल भी गया है कि हासित है। तो आवर्धन यहाँ पे 2/3 हो गया, और प्रकृति बतानी है, वो आभासी और सीधी होगी क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा एक तीर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी, यहाँ पर देखो वर्ड बदल दिया, यहाँ पर अपसारी दर्पण लिख दिया है। हम जानते हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब ये उत्तल दर्पण होता है। दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। H1 हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और मिरर है हमारा डाइवर्जिंग अपसारी, तो F हो गया यहाँ पर +20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। U हमारा हो गया -25 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है जो अभी लास्ट के दो कराए हैं। आपको निकालना है V, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति निकालना है जो कि आभासी और सीधा होगा और हासित होगा, और आकार के लिए आपको H2 निकालना है। ये आप ट्राई करना खुद से। लास्ट 2 क्वेश्चन जो कराए हैं बिल्कुल सेम है, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। क्वेश्चन आपका सिमिलर है, बट थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर बदल दी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन डाला गया है कि कार में जो आपका दर्पण लगा होता है पश्च दृष्टि दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है, हम ये जानते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग में हमने पढ़ा है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमें यहाँ पर, हमको 3 मीटर। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो F यहाँ पर हो गया 3/2 1.5 मीटर। और क्या बोला है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये बस जो है यहाँ पर ये वस्तु है यहाँ पर, तो U हो गया हमारा -5 मीटर। हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, हमें V बताना है, प्रकृति बतानी है, वो तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा और हासित प्रतिबिंब मिलता है। V यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/5 = 1/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगी, 2/3। 1/v = 2/3 + 1/5, एलसीएम ले लेंगे 10 + 3, तो यहाँ से v आ गया हमारा 15/13 मीटर में हो गए। तो ये आ गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति आभासी सीधा और हासित होगा, ये हम जानते हैं।
ये क्वेश्चन सेम था, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी प्रैक्टिकल डाल दी गई कि एक बस दर्पण के पीछे है 5 मीटर की स्थिति पे, तो आपको बताना था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, u हमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर उसके सामने। अब इस केस में आपको देखना है कि इसमें यहाँ तो उत्तल दर्पण की बात भी नहीं की गई है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसके पीछे बनता है हमेशा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये मिक्स क्वेश्चन है उत्तल अवतल का। देख लेते हैं, ए पार्ट में क्या रहा है, उसके सामने बनता है प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर v हो गया यहाँ पर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण का सामने दर्पण का बाईं ओर होता है, तो v हो गया यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी ए केस में। तो 1/v + 1/u = 1/f, -1/15 -1/20 = 1/f। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 60 -4 -3 = 1/f। f यहाँ से आ जाएगा 60/-60/7 सेंटीमीटर। वैसे भी आप देख सकते हैं f भी हमारा नेगेटिव में आया है, तो ये अवतल दर्पण है। और आप स्टार्टिंग में ही देख सकते थे कि v जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ एक अवतल दर्पण में ही हो सकता है, उत्तल दर्पण में v कभी नेगेटिव नहीं होता है। b में देखते हैं, b में दिया हुआ दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर बनती है, तो यहाँ पर v हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। सेम वही केस लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f, 1/15 -1/20 = 1/f, 64 -3 = 1/f। f यहाँ से आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव 60 आया, तो ये उत्तल दर्पण है। ये हम वैसे स्टार्टिंग में भी देख सकते थे, पर ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया। तो दर्पण की फोकस दूरी हमने दोनों बता दी, ए पार्ट में भी बी पार्ट में भी, और दर्पण का प्रकार हमने बता दिया कि यह अवतल दर्पण है, केस ए वाला, और केस बी वाला उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। दर्पण इनमें से कौन सा हो सकता है? सबसे पहले आपको देखना है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई दे रहा है, तो यह अवतल दर्पण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक केस के अलावा बाकी 5 केसेस में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ 2 केस बनते हैं जिसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है और हासित होता है, तो एक ये हो सकता है। और समतल दर्पण में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है, सिर्फ वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेकिन वैसे प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो यह दर्पण समतल है या यह दर्पण उत्तल है। इस वीडियो में हमने देखा उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करना, वे इजी होते हैं, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, परावर्तन चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।